हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अधिगम और अधिगम के हमने कई टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। साथ ही हम ये भी देखते जा रहे हैं कि किस में किस प्रकार का क्वेश्चन बनने वाला है। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। साथ ही हम जानेंगे अधिगम की विशेषताएं और ऐसे कुछ बिंदुओं को हम पढ़ेंगे जो पूरी साइकोलॉजी में आपकी हेल्प करने वाले हैं। आप टॉपिक का नाम सुन के ऐसा फील कर रहे होंगे कि ये तो हम ही पढ़ लेंगे, इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है। माना इसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक अलग वे में इसे समझिए और साथ ही साथ ऐसा ज्ञान भी इसमें से लीजिए जो कि पूरी साइकोलॉजी में आपकी मदद कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी हमें क्यों पढ़ाई जा रही है? ताकि हम बच्चों को बहुत अच्छे से समझ सकें और एक अच्छे अध्यापक बन सकें। तो इसे आप इस प्रकार से समझिए कि कुछ दिनों में आपका एग्जाम हो जाएगा। जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आप एक अध्यापक बनेंगे। अध्यापक बनेंगे तो आपको एक विद्यालय मिलेगा। जब आप विद्यालय में जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत से कक्ष देखने को मिलेंगे, लाइब्रेरी देखने को मिलेगी, आपको कई सुविधाएं देखने को मिलेंगी। ऑफिस वगैरह हैं, बच्चों के खेलने के गार्डन्स वगैरह हैं, पानी की उचित व्यवस्था है, शौचालय वगैरह की व्यवस्था है। मतलब ओवरऑल आपको हर एक यहाँ पर एक विद्यालय की भूमिका दिखाई देगी। अब ये जो विद्यालय होता है, इसे ही आपको इमेजिनेशन में लाना है कि भाई कुछ दिनों में मैं अपने पेपर को क्लियर करूंगा, मैं एक अध्यापक बनूंगा और एक विद्यालय में मैं पढ़ा रहा हूँगा। आज अपनी मानसिकता को आप इतना परिपक्व कर लीजिए कि हाँ, मुझे वो चीजें दिखाई दे रही हैं, मैं अध्यापक बन गया हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यकीन मानिए ये जो हमारी सकारात्मकता होती है ना, ये हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। माना आप अपने विद्यालय में जा रहे हैं और वहां पढ़ाने के लिए तैयार हैं। अब आपने जैसे ही देखा तो आपके विद्यालय में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, और आप अगर सुविधाएं नहीं हैं तो ऐसा सपना लेकर जा रहे हैं कि मैं अपने इस कार्यकाल के दौरान अपने विद्यालय में बहुत सी सुविधाएं वहां पर करने वाला हूँ। साथ ही अपने जितने भी टेक्निक्स मुझे आती हैं वो सारी टेक्निक्स को यूज करते हुए मैं एक अच्छा अध्यापक भी बनूंगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप गए, आपको एक अध्यापक के लिए बोर्ड मिला और बोर्ड पर पढ़ाने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं और बहुत से विद्यार्थी आपके पास यहाँ पर उपस्थित हैं। अब क्या होगा? यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाएगी किसके द्वारा? आपके द्वारा। तो आपके ऊपर क्या आ गया? बहुत बड़ा दायित्व कि अब मैं जो बोलूं वो एकदम सही हो, सटीक हो और बच्चों को उसका उपयोग भी करना आता हो, बच्चों के लिए वो पूर्ण रूपेण सही हो, बच्चे उसका सही से उपयोग करें। मतलब आपके ऊपर अब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि मैंने एक भी लाइन अगर गलत बोल दी तो ये बच्चे जो हैं वो गलत सीख जाएंगे और आने वाला इनका भविष्य खराब हो सकता है। मतलब अब जिम्मेदारियों को जानते हुए आप हर एक बात को ध्यान से पढ़ रहे हैं, और वही जिम्मेदारी आज से आपको स्टार्ट करनी है कि हाँ, मैं कल को जब बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मैं यही सब कुछ पढ़ाऊंगा, वही हिंदी, वही इंग्लिश, वही साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स, वही मेरा सब्जेक्ट, हर एक बिंदु मुझे उन्हें पढ़ाना है। तो क्यों ना मैं आज ही इस पर बहुत अच्छा काम करूं, बहुत अच्छे से अपने टॉपिक्स को समझूं, इनको शॉर्टली लिख करके अपने पास सेफ रखूं, साथ ही हर एक बिंदु पर काम करो। आपको ऐसा करना क्यों चाहिए? क्योंकि आने वाले वक्त में जब आप बिजी शेड्यूल में बिजी हो जाओगे तो ये जो आज की मेहनत है उसे जब आप 5 मिनट में उठाकर रिवाइज करोगे तो वो टॉपिक आपको याद आएगा, और वो टॉपिक जब आपको याद आएगा तो आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छा दे पाएंगे। और यहाँ तक कि जब पहले ही इतनी मेहनत कर चुके होंगे, उसमें अनुभव ले चुके होंगे, तो वो अनुभव और ज्यादा क्लियर कैसे होगा?
जब आप उसे और चीजें उसमें जोड़ोगे, और तब जोड़ भी पाओगे क्योंकि एक बार पढ़ चुके हो, बार बार समझ चुके हो, तो अब उसमें नए जोड़ने का समय भी आएगा। तो जो काम करना है उसे अभी से स्टार्ट कर दो, अपने आप को अध्यापक मानने लग जाओ। किसी ने कहा भी है, आप जहां पहुंचना चाहते हो उसे आज से जीना स्टार्ट करो। अपने अंदर वो काबिलियत लाओ कि हाँ, मैं बन गया हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ। ये जो मानसिकता आपकी होगी ना, ये आपको कहीं जरूर पहुंचाएगी। अब देखिए, आप यहाँ पर इन्हें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने अंदर कई विशेषताएं लानी है, ठीक है, और इन बालकों में भी कई विशेषताएं लानी है। लेकिन कुछ कारक ऐसे होते हैं जो आपको भी प्रभावित कर रहे हैं और इन बच्चों को भी प्रभावित कर रहे हैं। मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही प्रभावित होते हैं। तो अगर हम उन बिंदुओं को पहचान जाएं तो हम बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, अपने अंदर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अपने अंदर नया अनुभव ला सकते हैं, अपने अच्छे से परीक्षण करते हुए किसी भी बात को हम क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम इन दोनों के पहलुओं को जानेंगे। पहले हम जानते हैं इन स्टूडेंट्स के बारे में कि इन स्टूडेंट्स को आप कैसे पढ़ाएं, कि आगे चलकर जब आपको पढ़ाना है तो आपके स्टूडेंट्स में आपको कैसे कैसे चेंजेस करने हैं, कैसे कैसे उनके कमियों को जानना है और उन्हें दूर करते हुए उन्हें एक अच्छा स्टूडेंट बनाना है, बहुत अच्छे से पढ़ाना है और उन्हें आगे भी बढ़ाना है। क्योंकि एक अध्यापक की असल जीत वही होती है जो उनके शिष्य करते हैं। उनका शिष्य अगर सफल हो रहा है तो एक अध्यापक अपने आप जीत जाता है। तो आपको अब बहुत कुछ बदलना है। गए वो दिन जब आप किसी भी बात को ऐसे ही करके छोड़ देते थे कि हाँ भाई ठीक है हो गया, लेकिन अब आपको मैच्योर होना है और अपने अंदर अध्यापक की क्वालिटी लानी है। तो क्या है वो गुण जो इनमें एक कमी उत्पन्न कर रहे हैं? सबसे पहले कि अगर आप किसी को अधिगम करवाना चाहते हैं तो उसका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। कि आपको देखना है कि आपके स्टूडेंट्स में से कौन शारीरिक और मानसिक रूप से सही नहीं है या फिर कहाँ पे उनमें प्रॉब्लम आ रही है। होता है ना कि ऐसे बच्चे भी हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं जिन्हें अच्छा खान पान नहीं मिल रहा है, उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं ऐसी मानसिक प्रताड़ना उन्हें झेलनी पड़ रही है कि वो पूरी तरह से अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उनकी परिस्थितियां, उनके हालात उन्हें उस माहौल में बैठकर पढ़ने नहीं दे रहे हैं। आप उन बच्चों को जानेंगे, उनके मानसिक स्वास्थ्य को जानेंगे कि हाँ भाई, तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू क्यों नहीं पढ़ रहा है। उन्हें आराम से उनकी बात को समझेंगे क्योंकि ये बाल केंद्रित शिक्षा का जमाना है। यहाँ हमें बालक को समझना है, तभी हम उसे उसके अनुसार कुछ सिखा सकते हैं। तो आप उसके मानसिक स्वास्थ्य को इम्प्रूव करेंगे। नहीं बेटा, ये सबकी जिंदगी में होता है, तुझे पढ़ना चाहिए, तू पढ़कर अपनी लाइफ बदल सकता है, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तुझे पढ़ना सिखाऊंगा, मैं तुझे आगे बढ़ना सिखाऊंगा। ऐसी बहुत सी बातें आप जब उससे कहेंगे, रोज उसके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, बच्चों से कहेंगे कि आप एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहिए, उन्हें नई नई एक्टिविटीज सिखाएंगे, उनका मानसिक स्वास्थ्य सही करेंगे। अगर उनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनके पेरेंट्स से बात करेंगे, उनके पेरेंट्स से अपने अंदर कांटेक्ट स्थापित करेंगे कि हाँ, आप अपने बच्चों को इस तरीके से रखिए, उनका स्वास्थ्य ठीक रखिए। आप खुद भी स्कूल में जब पोशार वगैरह दिए जाते हैं उनकी चेकिंग करेंगे। मतलब ओवरऑल आप एक स्टूडेंट को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हुए अधिगम करवा सकते हैं। ये वो दो मेन कारण हैं जो उसकी शिक्षा को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सीखने की इच्छा शक्ति। हाँ, ऐसे बच्चे भी आएंगे जो उद्यमी होंगे, जिन्हें पढ़ने में बिल्कुल भी रुझान नहीं है, सीखने में बिल्कुल भी रुझान नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं है। लेकिन आपको उनके अंदर भी इच्छा शक्ति जगानी होगी, उन्हें भी मोटिवेट करना होगा कि पहले उन्हें बैठे रहने दीजिए। जो बच्चे समझना चाहते हैं उन्हें बहुत सी नई नई एक्टिविटीज सिखाइए, उन्हें बहुत से पॉइंट से अपने अकॉर्डिंग सिखाते हुए अपनी ओर आकर्षित कीजिए कि हाँ बच्चों, देखो मैंने ये सिखाया ना, तुम ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। वो बच्चे जब आपको देखेंगे इस तरीके की जो उनकी खुशी है, आप
जब इस तरीके की खुशी वो देखेंगे तो वो चाहेंगे कि मैं भी ये करता हूँ। आप उन्हें अट्रैक्ट करेंगे शिक्षा के लिए, उनके अंदर चेंज लाएंगे, उनके अंदर एक इच्छा शक्ति उत्पन्न करेंगे, तो आप उन बच्चों को भी पढ़ने की ओर आकर्षित कर पाएंगे, उन्हें कुछ सिखा पाएंगे। नेक्स्ट आता है पढ़ते सीखने का समय और अवधि, कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हमें ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि जब बच्चा है वो सुबह सुबह बहुत अच्छे से सीख रहा है, जैसे ही वो आया है पूरी तरह से फ्रेश है, उसकी नींद अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है, अभी उसमें किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं है, उस समय आप वो टॉपिक्स उन्हें पढ़ाइए जो उन्हें बिल्कुल नहीं आते हैं। जैसे इंग्लिश बच्चों को थोड़ा डर लगता है, सुबह सुबह उसकी क्लास डाल दीजिए। मैथ थोड़ी कम पसंद आती है, सुबह सुबह उनकी क्लास डाल दीजिए। तो ऐसी क्लासेस अगर सुबह सुबह हो जाएंगी तो फिर जब उनका मेन पॉइंट क्लियर है, ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे, पीछे के क्लासेस में हिंदी ले ली, अपनी हिस्ट्री ले ली, साथ ही साथ सोशियोलॉजी ले ली, मतलब ऐसे टॉपिक्स वो शाम को पढ़ेंगे, मतलब लंच के बाद पढ़ेंगे, तो वो बहुत अच्छे से समझेंगे। एक होता है कि हमारे पास जो घंटे होते हैं पढ़ाने के, कई जगह पर जैसे आप लोगों ने भी कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन की होगी, एक एक घंटे की क्लास चल रही है, 2 घंटे की क्लास चल रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। इतने लंबे समय तक हम एक ही टॉपिक को नहीं पढ़ पाते हैं, हमें उसमें थोड़ा सा रुकना भी चाहिए, उस थोड़ा सा ब्रेक भी लेना चाहिए। तो जो बच्चों का कालांश है वो आधे घंटे पौन घंटे के समथिंग का हो, बच्चों को वहां पर भी पूरी तरह से क्लास में इंजॉय करते हुए, क्लास में ध्यान को केंद्रित करते हुए, ध्यान को एक जगह केंद्रित करते हुए आप पढ़ा पाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो आधा घंटा या जो पौन घंटे की क्लास है, आप उसमें बच्चों को इस प्रकार से हर एक पॉइंट को समझाएं कि वो पूरी तरह से वहां उपस्थित हों और उसे समझ पाए। 1 घंटे की क्लास बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं। परिपक्वता, ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप अध्यापक बन गए, आपकी एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, ठीक है, आप चाहते हैं कि बच्चे को भी मैं वही सिखाऊं, लेकिन बच्चे का वो लेवल नहीं है। आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को अपने लेवल की चीजें नहीं सिखा सकते, या फिर आप 5th क्लास के बच्चे को 10th क्लास की चीजें नहीं सिखा सकते। तो आपको उनका लेवल देखना होगा कि वो कौन से लेवल पर है, किस तरीके से आपको उन्हें पढ़ाना है, वो सभी बातें ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट आता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। होता है ना कई बार कि बच्चों में बिल्कुल भी रुझान नहीं होता है, बस वो मौज मस्ती करने या फिर ऐसे टाइम पास करने भी स्कूल आते हैं, तो आपको उन्हें वक्त वक्त पर मोटिवेट करना होगा। या तो क्लास में जाते ही 2-3 शब्द ऐसे बोलिए कि वो अपने अंदर एक अलग ही प्रेरणा जागृत करें, अपने अंदर अलग ही मोटिवेशन फील करें, और ऐसा कांटेक्ट स्थापित हो जाए आपसे उनका कि हाँ, ये अध्यापक बहुत ही अच्छे हैं, ये हमें बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, रोज हमें एक नई बात बताते हैं, और हम इनके मार्गदर्शन में चलते हुए एक ना एक दिन कहीं बड़े लक्ष्य पर जरूर पहुंच जाएंगे। तो जब इस प्रकार का जब आप मोटिवेशन उन्हें देंगे, शिक्षा के प्रति आकर्षित करेंगे, उन्हें कुछ सिखाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। और मोटिवेशन आंतरिक बहुत ही अच्छा होता है, तो आप उन्हें अपने अंदर से मोटिवेट होने की प्रेरणा दे कि बेटा देख, तू कर सकता है, तू कर लेगा। और मैं तो खुद आपसे ये कहूंगी कि आप जब तक मोटिवेशन अपने अंदर से फील नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो भी है, आपको दबाव में कार्य नहीं करना है कि हाँ मुझे करना है, मैं करूंगा, मैं 3rd ग्रेड क्लियर करूंगा, मैं 1st ग्रेड क्लियर करूंगा, मैं 2nd ग्रेड क्लियर करूंगा, और अपने अंदर से मोटिवेट हूँ। समय सभी के पास इक्वल है, मुझे उसे मैनेज करना है, हर एक टॉपिक को समझना है, और इतने आराम से उसे लगाव से समझूंगा, दबाव में नहीं। जिस दिन आपने अपने इस शिक्षा को एंजॉय करना सीख लिया, इनके इन सिलेबस को पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, और कुछ सीखने के लिए भी तैयार हो गए, तो आप पढ़ पाएंगे। जब तक आप बर्डन में पढ़ाई करोगे ना, तब तक आप कुछ भी नहीं सीख सकते। अब आता है अभ्यास, कि हाँ भाई, बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको अभ्यास भी कराना चाहिए। अभ्यास बेहद उपयोगी है। एक एग्जाम्पल से आप इसे समझिए कि कुछ बच्चे हैं, ठीक है, इन्हें 2 भागों में बांट दिया गया है कि एक आधी क्लास एक तरफ, आधी क्लास एक तरफ। पढ़ाया दोनों को समान जा रहा है, लेकिन आधे बच्चों का बार बार टेस्ट लिया जा रहा है जो भी टॉपिक हो रहे हैं,
और उनके नंबर कितने आ रहे हैं, कहाँ पर उनमें कमी हो रही है, ये बातें भी उनको बताई जा रही हैं, जबकि आधे हिस्से को ऐसे ही पढ़ने दिया जा रहा है। जब कुछ समय बाद उनको जाना गया कि 4-5 महीने इसी तरीके से पढ़ाकर उनको जब देखा गया, तो जो बच्चे जिनका टेस्ट वगैरह लिया जा रहा था वो तो बहुत शानदार पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन और जो बच्चे बिल्कुल ही ऐसे थे जिनका टेस्ट वगैरह, जिनका एनालिसिस नहीं हो रहा था, वो पढ़ाई में अब कमजोर होते जा रहे थे उनके मुकाबले, क्योंकि उन्हें पता था कि कहाँ गलती हो रही है, उन्हें कहाँ पर सुधार करने हैं। तो आप भी यही अपनी क्लासों में करें और यही अपने साथ भी करें कि वक्त पर अपने टॉपिक को रिवाइज करते रहें, उन्हें मनन करते रहें, उनमें कुछ नया ढूंढते रहें, ठीक है, और जब टाइम मिले उनकी प्रैक्टिस भी करते रहें। प्रैक्टिस करने के लिए आप मॉडल पेपर्स का यूज कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज का यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने पुराने पेपर्स जो हैं उनका भी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन वक्त पर अपनी एनालिसिस जरूर करते रहें। तो ये जो बातें थी, अगर आप इतना करते हैं तो आपके जो विद्यार्थी होंगे उनका बौद्धिक विकास भी यहाँ पर बहुत अच्छा हो जाएगा। वो बहुत अच्छे से चीजों को समझने लगेंगे और हर एक विषय में अच्छा करते हुए वो आगे बढ़ जाएंगे। अब इनके जो प्रभाव हैं वो एक बार समझ लीजिए। अगर बच्चा मोटिवेट नहीं है तो वो अच्छा अधिगम नहीं कर सकता। अगर कोई टॉपिक उसने पढ़ लिया, बार बार अभ्यास नहीं किया, तो वो टॉपिक उसे ज्यादा दिनों तक नहीं आएगा, वो उसमें कमी करने लगेगा, वो भूलने लगेगा। बुद्धि भी अधिगम को प्रभावित करती है, एक मंद, जबकि एक जो प्रखर बुद्धि बालक है वो बहुत अच्छे से किसी भी टॉपिक को समझते हुए इसे क्लियर कर लेगा। आपने भी देखा होगा कई बच्चे बहुत जल्दी अपनी चीजों को सीख जाते हैं और कुछ बच्चे सीखने में समय लेते हैं, तो वो उनका बौद्धिक पक्ष ही उसे प्रभावित करता है। आपको आपकी क्लास में अगर कोई कम पढ़ने वाला है, मंद बुद्धि बालक मिलता है, तो आप उसे भी साथ लेकर चलें, उसे भी बार बार टॉपिक्स को समझाएं, उसे भी वो टॉपिक्स क्लियर करवाएं। साथ ही आपको जो भी प्रखर बालक मिले हैं उनकी क्षमताओं को भी परखना चाहिए कि वो और अच्छा क्या कर सकता है। तो अध्यापक की जिम्मेदारियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं जब वो एक अध्यापक बन जाता है। क्लियर है? तो ये सारे बिंदु आपने पहले भी देखे होंगे, यहाँ पर भी हमने इन्हें क्लियर करने की कोशिश की है। अब हम जानेंगे कि एक अध्यापक के कौन से गुण हैं जो इन बालकों को भी प्रभावित करते हैं। देखिए, एक शिक्षक जो है उसे अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। आज जो आपका सिलेबस है उसमें विषय को प्राथमिकता दी जा रही है, बहुत अच्छा वेटेज उसके साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अगर आप आज उसे बारीकी से पढ़ोगे, समझोगे, अपने लिए नोट्स वगैरह, शॉर्ट नोट्स वगैरह तैयार करोगे, तो आने वाले भविष्य में आप अपने स्टूडेंट्स को उसे अच्छे से पढ़ा पाओगे। क्योंकि पढ़ाना है, वही टॉपिक्स उन्हें पढ़ाने हैं। आज समझ लिया तो कल उसमें बहुत अच्छी आपको ग्रोथ मिलेगी। आप उसमें नए नए टेक्निक्स ऐड करोगे, उन्हें पढ़ाने के लिए जुगाड़ ढूंढोगे कि हाँ मैं इसको इस तरीके से उनके सामने रिप्रेजेंट कर दूंगा तो वो समझ जाएंगे। नेक्स्ट आता है विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। होता है ना कि कई बार टीचर एक बोर्ड पे लाइन लिख दी, उसी को पढ़ रहा है, उसी को सुनाकर और चला गया। तो इस प्रकार की प्रेजेंटेशन से बच्चे समझते नहीं हैं। अगर आप ग्लोब पढ़ा रहे हैं तो उनके सामने ग्लोब लेके जाइए, उसे दिखाइए कि हाँ बच्चा देखो ये देश यहाँ है, इसके लिए ये करेंसी चलती है, मतलब उनके सामने उसे रिप्रेजेंट कीजिए। आप चार्ट के द्वारा उन्हें पढ़ा सकते हैं, आप मॉडल्स बना के उन्हें पढ़ा सकते हैं। बच्चों को आप कैसे भी कनेक्ट करके पढ़ा सकते हैं, लेकिन अपनी विषय वस्तु को आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करें। जैसे साइंस वाले हैं तो कोई प्रैक्टिकल हो रहा है तो उस प्रैक्टिकल को वो वहां करके भी दिखा सकते हैं, या फिर जो कोई नॉर्मल प्रैक्टिकल से जो डेली लाइफ से जुड़े हैं तो वो अपने बच्चों को करने के लिए भी कह सकते हैं। तो ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं इनसे बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है। साथ ही है अनुभव। देखिए, अनुभव कब आएगा? जब आप किसी काम को बार बार करेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, आप उसके लिए अनुभवी हो चुके हो, कई सालों का आपका एक्सपीरियंस जुड़ चुका है। लेकिन सडनली टीचर बनते ही वो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? ये एक्सपीरियंस आएगा आपकी तैयारी से, कि आपने अपने सिलेबस को जितना अच्छे से पढ़ा था, आपने बहुत बार रिवाइज किया था। कई बार पढ़ना मतलब कई सालों का एक्सपीरियंस।
अब आपको ये पता है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, इसे मैं ऐसे पढ़ा सकता हूँ और इसमें मैं ये सुधार करूँ तो मैं सबसे बेस्ट पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो ये अनुभव से आता है, बिना पढ़े कि कभी सिलेबस देखा ही नहीं और ऐसे पढ़ाने चले गए और आराम से वहां पर सोच रहे हैं कि एक बुक पकड़ लेता हूँ, बच्चों को लाइन टू लाइन पढ़ के सुना दूंगा, बच्चे सीख जाएंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता। आपको क्या करना है, अपने अनुभव के द्वारा उनके सामने बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन रखना है ताकि वो उसे समझ सके। नेक्स्ट आता है मनोविज्ञान का ज्ञान। मैंने पहले भी कहा है, साइकोलॉजी शिक्षक जितनी भी भर्तियां हैं उनका आधार है, क्योंकि ये अगर आपको आती है, इसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप स्टूडेंट्स और बच्चों के बीच में कनेक्शन स्थापित कर देते हो और आप बारीकी से उन्हें समझते हुए उनके अंदर ज्ञान का विकास कर सकते हो। आपको उस दिन गुस्सा नहीं आएगा जब बच्चा आपके सामने कोई गलती करेगा, आप सोचोगे इसने आज ये गलती की है, मैं इसे ये गलती दोबारा नहीं करने दूंगा, मैं इसके अंदर ऐसे विचार लाऊंगा कि ये पॉजिटिविटी में सोचे और आगे बढ़े। तो ये जो बातें होंगी वो मनोविज्ञान से आएंगी। ये इन दोनों में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। शिक्षक का व्यवहार, अब कोई शिक्षक गुस्सेल प्रवृत्ति का है, ठीक है, तो बच्चे उससे बात नहीं करेंगे, बच्चे अपने डाउट्स उसके सामने नहीं रखेंगे। और एक टीचर है जो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, बच्चों की बात भी सुनते हैं और इजीली उसके बात का जवाब भी देते हैं। तो ये जो बातें होती हैं वो भी अधिगम को प्रभावित करती हैं। अब आती हैं शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां देखिए, अब आपको साइंस पढ़ानी है, प्रैक्टिकल पढ़ाना है एक तरीके से, और आप हिंदी की तरह ही उसे लाइन टू लाइन पढ़ के और उससे कह रहे हैं कि भाई समझ ले, ये साइंस को ऐसे ही पढ़ा रहा हूं मैं, तो समझ ले और हो गया तेरा, तो वो उसे कभी समझ में नहीं आएगा। या फिर आप आर्ट्स की विधियों को साइंस पे अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप उसके सामने अच्छे से नहीं समझा सकते। मैथ को भी आप आर्ट्स की विधियों से पढ़ा रहे हैं तो आप उसे नहीं पढ़ा सकते। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए शिक्षण विधियां होती हैं, उनका उपयोग करते ही आपको उन्हें पढ़ाना होता है। इसके बाद आता है शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक का व्यक्तित्व जो होगा वो भी प्रभावित करेगा कि आप बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चा रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए, तुम्हें रोज एनर्जेटिक रहना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व बनाना चाहिए, लेकिन खुद ही उनमें से कोई बात फॉलो नहीं करते, खा खा के अपना वेट ओवर कर रखा है, ठीक है, साथ ही साथ बिल्कुल आलसियों की तरह चेयर पर वहां उनके सामने बैठे रहते हैं, बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं है आप में, बिल्कुल भी अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनके सामने बस खड़ूस टीचर की तरह खड़े होके जो थोड़ा बहुत पढ़ाया ठीक है, बाकी आराम से बैठ गए और अपनी लाइफ में मजे कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के सामने एक अच्छा अध्यापक रिप्रेजेंट नहीं होता है और ऐसे अध्यापक से बच्चे भी कनेक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास समय सारणी। समय सारणी का भी आपको बहुत अच्छे से उपयोग करना है। बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों को देनी है, मतलब आप दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट होकर ही पढ़ना होगा। बालकों को जो भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर करने होंगे और विषय वस्तु भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी पाठ्यक्रम है बच्चों के समझ में आए, आप अच्छे से उन्हें पढ़ा पाए। पहले क्लास का जो भी सिलेबस है वो पहले क्लास के लायक हो और 5th क्लास का जो भी सिलेबस है वो 5th क्लास के लायक हो। तो ये सभी बिंदु अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे अध्यापक बन सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। अधिगम को ये सभी कारक प्रभावित करते हैं। कल हम पढ़ने वाले हैं सिद्धांत को, तो सिद्धांत पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। मिलते हैं कल।